हेलो दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में कोई स्टडी मटेरियल अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम आपका लैंग्वेज के बेस पे होता है। अगर आपने सीटेट के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहली बात तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो फिर इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सही तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और सही वह ऑप्शन होता है जो सबसे ज़्यादा सही होता है। अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो सबसे ज़्यादा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो हम लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, नए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। आप क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रटिए नहीं कि हम सिर्फ रट लें, हम क्लियर कर जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। आपको इस चैनल पे 2011 से लेके 2024 तक जितने भी जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी पेपर उपलब्ध हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी यह वीडियो देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए, इसमें आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको सीटेट के थ्योरी क्लासेस जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास हैं, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर 2 है। पेपर 1 के लिए हम सब सभी क्लासें उपलब्ध करा चुके हैं। जो आपका 21 जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था यही पेपर हम सब सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब जो हम सब पेपर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, पेपर 2 में यह यम सीरीज़ है। क्वेश्चन सभी सीरीज में सेम ही था, बस क्वेश्चन के सीक्वेंस आगे पीछे थे। तो आज हम सब सबसे पहले सीडीपी को कवर करेंगे। यह पेपर आपका 21 जनवरी 2024 में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन पेपर पूछा गया था। चलिए हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास से। तो सबसे पहले हम सब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। दोस्तों, किसकी बात करें? वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है। एक मिनट। हाँ, पहला है छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है आलम्बन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। या फिर लास्ट है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। देखिए, ये केवल एक शब्द आया है, केवल आपके एग्जाम में जिस भी पॉइंट में मिल जाए केवल आपका निगेटिव शब्द है, यह ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता। इसमें जो आपको बताना है तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे नहीं पूछा गया है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। सेकंड ऑप्शन है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। थर्ड है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। लास्ट है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका गलत है वही राइट आंसर होगा। तो गलत ऑप्शन इसमें कौन है? फोर्थ है। दोस्तों, सभी संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से, क्या जितने भी बच्चे होते हैं एक समान तरीके से किशोरावस्था में पहुँचते नहीं।
सब बच्चों की संस्कृति अलग होती है, अलग प्रकार से किशोरावस्था में पहुँचते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चे का जिस प्रकार से बिहेवियर रहेगा अगले भी बच्चे का उसी प्रकार से बिहेवियर रहेगा, नहीं रहता, उसमें चेंज होता है। तो ऑप्शन इसमें 4th इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता कैसा है दोस्तों? आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, फिर लास्ट है असफल परिहार शिक्षार्थी है। दोस्तों एक सुजाता है, सुजाता जो भाग ले रही है नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि उसे नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है और उसे पुरस्कार चाहिए, नगद पुरस्कार पैसे के लिए वो उसमें भाग लेती है। तो वह उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो बाहरी रूप से प्रेरित है, ऑप्शन सेकंड सही होगा। आपको हम बता देते हैं, एक आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाहरी प्रेरणा होता है। आंतरिक प्रेरणा की अगर हम सब बात करें तो जैसे अभी आपका एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, तो यह आपको आंतरिक से प्रेरणा है। आपको कोई जबरी तो किया नहीं, आपको पढ़ना ही है, यह आपकी आंतरिक प्रेरणा है। अगर जैसे छोटा बच्चा कोई है स्कूल नहीं जा रहा है, आपने बोला कि बेटा स्कूल जाओ, हम 5 रुपये देते हैं, बच्चा स्कूल गया, फिर कल नहीं जा रहा है, फिर आपने कहा बेटा स्कूल जाओ, हम 5 रुपये देते हैं। यह दोस्तों बाहरी प्रेरणा के अंतर्गत आता है। लेकिन जब खुद से पढ़े बच्चा, यह आपका आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बाहरी रूप से प्रेरित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, दोस्तों किसकी बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए करें, शिक्षक को क्या कहना चाहिए? पहला ऑप्शन है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। लास्ट है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। आप अगर अलग अलग समाज से, अलग अलग संस्कृति से बालक हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि सभी बच्चों को एक प्रत्यक्ष रूप से सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए और सभी को एक दूसरे की संस्कृति से परिचय कराना चाहिए। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते अगर कोई बच्चा दूसरी संस्कृति से आया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, किसका दोस्तों? जिन पियाजे का मानना था ज्ञान क्या है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। सेकंड है अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। थर्ड है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। लास्ट है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो आपको जिन पियाजे के अनुसार बताना है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन खाली जगह है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या फिर मानक संदर्भित होता है। तो प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों आकलन कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा गतिशील होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय देना, भूलना या फिर पुनः प्राप्ति। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है टू किल मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? सेकंड है टू किल मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? थर्ड है टू किल ए
मार्किंग वर्ड के लेखक प्रतिपादक का उपयोग कैसे करते हैं। लास्ट है टू किल ए मार्किंग वर्ड का नायक कौन है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। इसमें जो कह रहे हैं छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है, क्या है दोस्तों, 3rd ऑप्शन सही होगा। टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतिपादक का उपयोग कैसे करता है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़वादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण क्या है, संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प चुने दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है दोस्तों, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। सेकंड है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। थर्ड है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। लास्ट है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ हैं। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत था, जिनकी आलोचना की थी कि कैरोल गिल्गन ने की था। आलोचना इसलिए किया था क्योंकि इनका मानना था कि इन्होंने जब अपना प्रयोग किया था सिर्फ बालक पे किया था। अगर कहीं बालिकाओं पे किया जाता तो उनकी सोचने की क्षमता अलग होती है। अब एक महिला की सोचने की क्षमता, एक पुरुष की सोचने की क्षमता, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था कि अगर इन्होंने अपना प्रयोग महिलाओं पे करते तो इसका रिजल्ट अलग निकलता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण से। केंद्रीय तर्क क्या था दोस्तों, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो सही विकल्प चुने। ये पहला ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक खाली जगह स्थिति है जो शिक्षार्थियों की फिर खाली जगह की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए डिसलेक्सिया की बात करें, इसमें अपठन वैकल्य है। तो ऑप्शन इसमें भरा क्या जाएगा, पहला है भावनात्मक चित्र बनाना। सेकंड ऑप्शन है तंत्रिकी न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। थर्ड है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। या फिर लास्ट है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पहले में भरा जाएगा तंत्रिकी न्यूरोलॉजिकल और सेकंड में भरा जाएगा ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने
कुछ सक्षम बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। सेकंड है विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। सेकंड है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। लास्ट है छात्रों के छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उन्हें अपने निष्कर्ष कक्षा को प्रस्तुत करें। जो कि इसमें करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, छात्रों के छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? देखिए जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने अपना जो एक कहानी थी हिंज की कहानी, वह बहुत ही प्रचलित कहानी थी। इसमें इन्होंने हिंज की कहानी में 3 चरण बताए थे, तीनों चरण के 2-2 उपचरण थे। तो इसको जानते रहिए। इसकी कहानी हम थ्योरी क्लास में आपको बताए थे कि जो कोहलबर्ग थे इन्होंने अपना किस प्रकार से प्रयोग किया था, कैसे किस बालक पे। तो पहला है इसमें कह रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, अवस्था में बच्चे तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। आपने देखा कि कोहलबर्ग से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मतलब आपके जो मनोवैज्ञानिक थे इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी क्लास से, जैसा कि डेली कराया ही जा रहा है आप सबके लिए। पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, सेकंड है पारंपरिक नैतिकता, थर्ड है विषम नैतिकता, लास्ट है दोस्तों स्वायत्त नैतिकता। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पारंपरिक नैतिकता। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों यह इसमें नहीं पूछा गया है। अब आपको ऐसे विकल्प की तरफ जाना है जो ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उनको बताइए कि यहाँ क्लासें हैं, इसको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता होगा। आप सबके लिए हम सभी सब्जेक्ट जितने आप सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, नए क्वेश्चन पेपर जो आपके सीटेट के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है उसको करा रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा हाँ यह क्वेश्चन सीटेट के लेवल के हैं। ऐसा नहीं कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दीजिए इजी क्वेश्चन, तो नहीं, उसमें सीटेट के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि जो आपका सीटेट है कभी 60% रिजल्ट देता है, कभी 10%, कभी 14%, कभी 20%। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वह एक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना इजी नहीं पूछा जाता कि हलवा क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से उसमें डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सभी हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, सेकंड है उचित समावेशन का पालन, थर्ड है दोस्तों विभेदित निर्देश देना, या फिर लास्ट है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। दोस्तों इसमें नहीं करना है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पोर्टफोलियो की बात करें हम, थोड़ा सा पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता देते हैं। पोर्टफोलियो कहते किसे हैं? पोर्टफोलियो वह होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो का निर्माण पहले आपको बता देते हैं कौन कौन करता है। पोर्टफोलियो का निर्माण बच्चे कर सकते हैं, अभी आपको पता होगा पोर्टफोलियो का निर्माण टीचर करता है। आपको हम बता रहे हैं पोर्टफोलियो का निर्माण टीचर भी करता है, बच्चा भी कर सकता है और उसके अभिभावक तीनों लोग कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो में होता क्या है, पोर्टफोलियो में एक डायरी होती है जिसमें बालक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उदाहरण के जरिए अगर आपको हम बताएं, जैसे भी आप छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3rd क्लास में है, 3rd क्लास में पढ़ रहा है, उसकी क्लास टीचर जो है उसकी पोर्टफोलियो बना लिया। अब वो जो 4th क्लास में गया, प्रमोट हुआ, पास हुआ, तो 4th क्लास में जाने के बाद अब जो नया उसका क्लास टीचर बनेगा उस बच्चे की सब चीज़ जानने में समय लगेगा। लेकिन अगर डायरी बनी रहेगी, बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्या स्कोर है, क्या आता है क्या नहीं, तो उसकी सभी जानकारी उस फाइल में रहेगी। वह फाइल अगले क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब अगले क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वह जो क्लास टीचर रहेगा
किसी बच्चे की भी जानकारी चाहिए तो वो खोलेगा, तुरंत देख लेगा, हाँ यह बच्चे की जानकारी यह है, पढ़ने में यह समस्या है, इतना नंबर, मतलब सारी जानकारी उस फाइल में होता है। यही होता है दोस्तों पोर्टफोलियो। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। सेकंड है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। थर्ड है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। या फिर लास्ट है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। पहला ऑप्शन है बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी डी सही है। जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी इसमें गलत है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। सेकंड है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। थर्ड है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। या फिर लास्ट है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो जो कि इसमें राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों किसकी बात करें, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। सेकंड है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। फिर थर्ड है शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। या फिर लास्ट है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और जब आवश्यकता पड़ती है तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है उसे हेल्प भी करता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। सेकंड है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। जेंडर पहचान। थर्ड है जेंडर पहचान को मजबूत करना। लास्ट है जेंडर भूमिका की नैतिकता को हतोत्साहित करना। इसमें जो बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। इस प्रश्न को ऐसा प्रश्न जब पूछते हैं किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसमें जो कि राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। देखिए अगर जेंडर रूढ़वादिता की हम सब बात करें तो जैसे कि एक धारणा बनी है, वो कहते हैं कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं। तो क्या ऐसा कहीं लिखा गया है, कहीं प्रमाणित है कि सिर्फ लड़कियां ही मैथ में कमज़ोर होती हैं? बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो मैथ में कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों ये एक समाज में धारणा है, ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि घर का काम लड़कियां करती हैं, बाहर का काम लड़के करते हैं। तो यह दोस्तों क्या प्रमाणित है, कहीं लिखा गया है, प्रमाणित हो गया है कि हाँ सिर्फ घर का काम लड़कियां ही करेंगी? नहीं, इसको अगर दूर करना है तो घर का काम लड़के करें और सब्जियां जाके बाहर से लाएं, लड़की लाएं, तो ये जेंडर की रूढ़वादिता को दूर करेगा। तो ये दोस्तों यही होता है जेंडर रूढ़वादिता। ऑप्शन इसमें जो कि राइट आंसर होगा फर्स्ट ही सही होगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खाली जगह के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को फिर खाली जगह सीखने में सक्षम बनाती है। अब कह रहे हैं कि विद्यार्थी कब यह समझ जाता है कि हम यक्ष, जैसे कहते हैं मान लीजिए यक्ष हैं, हम किसी संख्या के बदले यक्ष का इस्तेमाल करना बालक किस एज में,
सीख जाता उसका क्या नाम है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणितीय गणना। सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण क्रमबद्धता। थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणितीय गणना। लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। जैसा कि कल की ही थ्योरी क्लास में हमने आपको बताया था जिन पियाजे के बारे में, इन्होंने जो 4 स्टेज बताई थी, कौन सी स्टेज कब से कब है, किस स्टेज में बालक का क्या विकास होता है, इन सब के बारे में चर्चा किए थे। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों के लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। पहला है दृष्टि संबंधी समस्या। सेकंड ऑप्शन है भाषा की समझ की समस्या। थर्ड है स्वालीनता विकार। लास्ट है संचार संबंधी विकार। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यह क्या, इसे क्यों हो रहा है, क्या समस्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि संबंधी समस्या। कौन सी समस्या है, दृष्टि संबंधी समस्या है, तभी तो वह अक्षर नहीं पहचान पा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है, ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले बैगोस्की के अनुसार बच्चे खाली जगह के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप ध्रुमुखी विकास के क्षेत्र के खाली जगह है। अधिक जानकार अन्य अंदर, या फिर सेकंड ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। सेकंड है भौतिक वातावरण अंदर, या फिर लास्ट है भौतिक वातावरण बाहर, बस बाहर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही होगा, अधिक जानकार अन्य अंदर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। पहला ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। सेकंड ऑप्शन है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहने। क्या आप बालक को जबरी पढ़ाएंगे, शक्ति दिखाएंगे? आप ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन आपके तुरंत गलत हो जाएंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब रटाएंगे, आप बालक को रटा के पढ़ाएंगे, तो यह भी आपका रटन, जहाँ पे रटाने की बात करें, केवल बात करें, यह सब ऑप्शन आपके निगेटिव पॉइंट है, वो ऑप्शन आपके सही हो ही नहीं सकते। सेकंड है, थर्ड है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, या फिर लास्ट है माता पिता को बुलाकर। देखिए अब इसमें माता पिता विद्यालय में भेजे हैं तो पढ़ने के लिए, आप माता पिता को कभी नहीं बुला के कहेंगे कि हाँ आप तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा या फिर नहीं पढ़ पा रहा है, माता पिता से शिकायत नहीं करेंगे। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइम देना। उसे टाइम बताना कि बालक आपको इतनी देर में यह चीज़ करना है, तो वो करने का प्रयास करेगा और अपने अंदर सुधार लाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आ रहे भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है
ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ये सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सेकंड है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। थर्ड है छात्र अपने परिवार के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। लास्ट है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। कथन कारक से काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कथन कारक से जो पहला कथन ए है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। अब तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है कि जाहिर सी बात है अगर बच्चा कोई चीज़ पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसे मदद करना चाहिए, जब वो सीखता जाए उसे कम करते जाना चाहिए। इसके बाद करें बुद्धि, तो बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रहा है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? पहला ऑप्शन है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुगामी प्रक्रिया है, या फिर यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं करें ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है। जब इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि इस सभी में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे यह एक रेखीय प्रक्रिया है, क्या समाजीकरण जो होता है एक ही दिशा में होता है, एक ही प्रकार से होता है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। तो आपको जिस जिस ऑप्शन में ए देखिए पहले आप उसे ही काट दीजिए। तो ए आपका फोर्थ में है, ए आपका फर्स्ट में है, मतलब ए ऑप्शन आपका दो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, अब आपको दो में ही छांटना है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, बी सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। वह कोई उपदेशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। सेकंड है छात्रों के स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। थर्ड है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। लास्ट है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड है छात्रों को स्वायत्तता
और पहल को पुरस्कृत करना ही आपका राइट आंसर हो, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आज हम सब CDP के जो 23 क्वेश्चन थे जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2024 के, इस पेपर को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट थ्योरी क्लासें, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन डेली उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसी के साथ यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।